लोकतंत्र की सबसे बड़ी खबर जिसको आज हम ट्रैक कर रहे हैं इस समय, जम्मू कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की हत्या हुई। आतंकवादी वहां पर आए, उनके घर में दरवाजा तोड़ा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और साथ ही साथ बीजेपी नेता के साथ जिनका नाम गुलाम रसूल डार है, उनकी पत्नी को भी मार दिया गया। उनकी पत्नी भी पंच है। ये जो घटना हुई है ये अनंतनाग इलाके में घटना हुई है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक सुरक्षा बल आतंकवादियों तक पहुंच नहीं पाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से एक बयान आया। पुलिस ने इस बयान में कम से कम लगता ऐसे ही है कि अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सरपंच और उनकी पत्नी की जो हत्या है, सुरक्षा दी गई थी पर उसके बावजूद भी उनकी हत्या हो गई। इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह भी है कि वारदात के वक्त जो उनका पीएसओ था, यानी कि जो उनका निजी सुरक्षा अधिकारी था, वो मौके पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब पुलिस तो कार्रवाई के नाम पर अपनी खानापूर्ति कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक इस मामले पर बीजेपी के नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया भी आ रही है। हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक जिस तरीके से जो पंच हैं, सरपंच हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी हत्या हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी हैं वो पूरी तरह से बौखला गए। उनको लगता है कि बाजी कहीं हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से जो भी राजनीतिक मुख्य धारा में आना चाहता है, राजनीति से जुड़ना चाहता है, जिसके कुछ भी पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, उनकी हत्या की जा रही है। पर एक सवाल यह भी है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में नेताओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। कई बार पंचों ने, सरपंचों ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर यह बात कही कि उनको सुरक्षा चाहिए, पर उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि कश्मीर के विकास में रोड़ा आखिर कौन बन रहा है। सोमवार दोपहर 2:30 बजे अनंतनाग के लाल चौक का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले दो आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुके थे। बख्तरबंद गाड़ियों में जवान मौके पर पहुंचे। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दोनों आतंकी जवानों की पकड़ में नहीं आए। आतंकी बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार के घर में घुसे। घर में गुलाम रसूल डार की पत्नी जवाहिरा भी थी। आतंकियों ने अपनी बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। लाल चौक में गुलाम रसूल डार अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे। गोलियों से छलनी पति पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गुलाम रसूल डार की हत्या के बाद पुलिस का भी बयान आया। अपने बयान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि मृतक को पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था। वारदात के वक्त पीएसओ ड्यूटी पर नहीं था। पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी को रहने के लिए सुरक्षा के साथ साथ होटल भी दिया गया था, जहां वो कुछ दिन रहे भी, लेकिन फिर उन्होंने अपने घर जाने की जिद की, जिसके लिए उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी लिख कर दी थी। मारे गए सरपंच गुलाम रसूल डार कुलगाम में बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। पिछले साल उन्होंने जिला विकास परिषद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। सरपंच की हत्या के बाद बीजेपी हमलावर है और खून का बदला खून से लेने की बात कर रही है। इस तरह के आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे नौजवानों ने शहादत दी है, उनको हम नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके जुनून और जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन शैतानी ताकतों ने ये काम किया है, उनको सूद ब्याज के साथ इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और उन्हें नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी को पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक कायराना हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। इन कातिल आतंकवादियों को चुन चुन कर हम मौत के
घाट उतारेंगे। शहीद गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी का ये बलिदान देश हित में जो हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन कातिलों को उनके इस जुर्म की और पाप की भयंकर सजा इनको मिलेगी। सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की बहाली के लिए कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको चुन चुन करके उनके परिवार को मारना, ये उनकी बौखलाहट है आतंकवादियों की। और इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिगेगा नहीं और आगे राष्ट्रवादी और भारत के तिरंगे की लड़ाई कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर लड़ता रहे। सिर्फ बीजेपी नहीं, जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां भी वहां पर हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में हैं। इस हमले की मजम्मत करते हैं, कंडेम्ड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए जे 22 लोग जो हैं वो अभी तक जो है मारे जा चुके हैं 2011 से लेकर अभी तक। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस हमले को कंडेम करता हूं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर एक के बाद एक हो रहे हमले ये बताते हैं कि घाटी में बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये हमले बताते हैं कि किस तरह धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से टाइम्स नाउ नव भारत के लिए सोहेल की रिपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मजम्मत करी है। इस मामले को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी ट्वीट करके इन दोनों हत्याओं की कड़ी निंदा करी है। इस पर उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती दोनों ने ये बात कही कि इस किसी भी तरह से लोकतंत्र में इन किसी भी तरह से जो हिंसा है, हत्याएं हैं, इसका कोई कहीं जगह नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से राजनीतिक हत्याएं हैं जो वो बढ़ती जा रही है। टारगेटेड किलिंग्स जिनको कहते हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा ग्राफिक दिखाना चाहता हूं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये आज जिस तरह से जो हत्याएं हो रही है पिछले 3 दशक में, जब से आतंकवाद परवान पे चढ़ा है, 1,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इनको जो क्लासिफाई करा जाता है पॉलिटिकल किलिंग्स की कैटेगरी में ये आती हैं, जिसको कहा जाता है कि कोई क्योंकि किसी विचारधारा का है, किसी सोच का है, उसकी इस वजह से हत्या कर दी गई। धारा 370 हटने के बाद यानी कि अगस्त 2019 के बाद से अब तक 40 हत्याएं हो चुकी हैं ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की, यानी कि पंचों की, सरपंचों की, जो और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी अगर आप देखें तो 40 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं अगस्त 2019 के बाद से। मेरे साथ इस वक्त हम थोड़ी देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं दिलबाग सिंह साहब, उनके पास आपको ले चलें। पर उससे पहले आपको एक और बात बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पर उससे पहले अगर कहीं ना कहीं इस पूरा जो जिस तरह से जाल बिछाया गया है उसमें आपको अगर लगता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली जो सिचुएशन है उसकी बात है कि ये कहीं सिर्फ कश्मीर के अंदर ऐसी हो रही है, और जो कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि इसमें कई सारे नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं जो कोशिश कर रहे थे 2019 के बाद से वापस जाकर अपनी जड़ों पर, अपने जो जहां वो छोड़ कर आए थे उन जड़ों पे दोबारा बसने की कोशिश कर रहे थे। उनको क्या लगता है? सुनील पंडिता साहब हैं, ये इस विस्थापित कश्मीरी हैं, और इनको इस तरह की जो हत्याएं हैं उस पर उनका क्या कहना है? क्योंकि सवाल, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान तो ये लगातार कोशिश कर ही रहा है, पर सवाल तो हमें अपने आप से भी पूछने होंगे कि हम उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं। तो पहले सुनील पंडिता साहब से क्या बयान सुन लेते हैं, समझते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ से आप कहते हो कि कश्मीर के हालात ठीक है, और ये आज मुझे लगता है जो है 7वां सरपंच पंच की जो है किलिंग हो रही है कश्मीर में। इसी आप जो है वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हो कि कश्मीर के हालात ठीक है, और ये तो आपके सामने है, क्योंकि जो सरपंच और पंचों की किलिंग जो है अब कंटिन्यू हो रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, आप एटलीस्ट जो है कम से कम सरपंच और पंचों की जो है कम से कम आप इनको जो है वहां पर सिक्योरिटी दिया। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, तुरंत आपको पहले वो ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं। श्रीनगर में जो आतंकियों ने ग्रेनेड हमला जो हुआ है, हरी सिंह स्ट्रीट में हमला किया गया था, सुरक्षा बलों के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया है। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है, और आज लगातार कोशिश करी जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए।
ये आतंकी जो हमला हुआ है ये श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर हमला है, जहां पर एक ग्रेनेड फेंका गया है। सुरक्षा बलों की जो वहां पर चौकी थी उसके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। इसमें 2 आम नागरिक घायल हो गए। इससे पहले भी आज श्रीनगर में एक और ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। डीजीपी जो है दिलबाग सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले क्योंकि बड़ा आसान है कि 2 राजनीतिक दलों को बैठाया जाए, वो आपस में लड़ लें और इस बात का कुछ ना तो हमें समझ आए ना आपको समझ आए कि ये जो लोग वहां पर इस हकीकत को जी रहे हैं उनके क्या हालात हैं इस समय। मेरे साथ बबीता लड्डू जुड़ रही हैं, ये सरपंच हैं पामपोर से। हमारे साथ ज्ञान जी कौर भी जुड़ेंगी, सरपंच हैं कुलगांव से, और फारूक शाह साहब हैं, सरपंच हैं बडगाम से। हम कोशिश करते हैं उन्हीं लोगों से ये बात करने की, समझने की कि उनके लिए कितना मुश्किल है, जो लोकतंत्र का झंडा कश्मीर के गांव-गांव तक ले जाना कितना मुश्किल है। आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए, टाइम्स नाउ नव भारत में हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं बबीता जी, जब से ये जो 370 आर्टिकल हटाया गया उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा उसको छीन लिया गया, अब एक यूनियन टेरिटरी है। आप सब जो चुनाव हुए उसके बाद आप लोगों ने चुनावों में शिरकत की। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है कि सरकार अभी तक विफल हुई है सुरक्षा प्रदान करने में। जमीन के क्या हालात हैं, आप हमें वो समझाइए। ये कहना पड़ रहा है मुझे कि जो भी ये कल हुआ ये बहुत ही कायराना है। हम ये समझते हैं चाहे ये आतंकवादी है, कोई एजेंसी है, क्या है, मगर हम लोगों का मारने का कोई मकसद नहीं है इनका, क्योंकि हम लोग तो हैं पब्लिक सर्वेंट है, हमें मारने का तो कोई मतलब नहीं है इनको। देखो जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था, मैं छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ, उस वक्त हम किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं थे। बेशक हम बीजेपी से थे, मगर हमने आजाद इलेक्शन लड़ा था, आजाद हम कैंडिडेट थे। मगर उसके बाद में फिर ये पब्लिक में ये जो आ गया, ये सियासत गर्मी, हर कोई कहने लगा ये मेरा पंच है, ये मेरा सरपंच है, ये हम पे ये राजनीति करने का ये तरीका बहुत गलत था। तो सिक्योरिटी का मामला जहां तक है, ये 2005 सरपंच को अभी तक सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 लाख कश्मीरी पंडित को क्या एडजस्ट करेंगे? ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हम एडजस्ट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे? मतलब बबीता जी बता रही थी कि कितना मुश्किल है उनके लिए, और जिस तरह से वो कह रही थी कि अभी 2000 जो, और आपको एक खास बात और बताता हूं, इस पूरे जितने भी इलेक्शन जो जीते पंच हैं, सरपंच हैं या काउंसलर्स हैं, वो सब हालात ये हैं, और खास तौर से दक्षिणी कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि वो अभी तक अपने घर, अपने गांव वापस जाके काम ही नहीं कर पा रहे। उनको सुरक्षित होटल्स में रखा गया है, श्रीनगर में रखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मायने हैं इस तरह का जो चुनाव पूरा कराया गया। फारूक साहब, आप बडगाम से हैं, आप लोग किस तरीके की मुश्किलें झेल रहे हैं और क्यों आपको लगता है कि आप लोग निशाने पर हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं जो आपने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया है। देखिए, जो भी, चाहे कोई पंच हो, सरपंच हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी मारा जाता है वो इंसानियत के काबिल नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जो भी हम, इसमें भी हमारी पंच सरपंच जो प्रोटेक्टिव है उसमें भी उनकी थोड़ी बहुत गलती रहती है, क्योंकि पुलिस ने अच्छे इंतजाम किए हैं, पंजू, सरपंचू और बाकी जो प्रोटेक्ट है उनके लिए इंतजाम किया था, लेकिन जो भी आधे कुछ इसमें लाइटली ले रहे हैं। हर जगह अकोमोडेशन रखी गई है पंजू, सरपंचू और बाकी प्रोटेक्ट की, लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हैं। पुलिस ने अच्छे इंतजाम किए थे। आज हमारे अगर सोपोर की बात करें तो हर एक थाने में एक एक रूम रखा गया है स्पेशली
जब भी कोई थ्रेट आता है पंजू सरपंच या कोई भी प्रोटेस्ट को, तो ठीक है। वहां से उसको पुलिस शिफ्ट करती है जी, तो वहां से उसको पुलिस शिफ्ट करती है। और फारूक साहब, अभी आप हैं कहां पर? क्या आप अपने गांव में ही हैं? अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों को रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप लोगों को रोक रहा हूं। हमारे साथ दिलबाग सिंह साहब जुड़ रहे हैं, डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत पे जुड़ने के लिए डीजीपी साहब। मैं आपसे सब पहले समझना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है अनंतनाग में, उसके ऊपर अभी क्या कार्रवाई हो रही है? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उससे क्या सामने आया है? ये इसमें ये है कि पहले तो मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं कि पिछले साल भर से जो लगातार हमारे कामयाब ऑपरेशन चल रहे हैं, दहशत गर्दों की लीडरशिप का एक के बाद एक सफाया कर दिया गया है। और इसमें जो पाक और पाक स्पॉन्सर्ड जो एजेंसी जहां पर दहशत गर्दी की मशीन को जिंदा रखना चाहती हैं, जब उनकी बुखलाहट का लेवल बढ़ता है और उनको इस हद तक नुकसान पहुंचता है, तो वो बेगुनाह सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वाकयात पहले भी 1-2 जगह पे हुए। जब हमारा पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज घर पे गए, उनको निशाना बनाया गया। एक हमारे जो डीडीसी मेंबर थे पहले, उनको तराल में निशाना बनाया गया। और इसके बाद अभी जो सरपंच और उनकी जो बीवी है, उनकी जो एहलिया थी, उनको निशाना बनाया गया। ये हाल ही में अगर देखें, पिछले 1 महीने के अंदर 33 टेररिस्ट का सफाया किया गया है जी। 30 के अंदर टॉप कमांडर हर एक आउटफिट के हैं, चाहे वो लश्कर तौबा हो, जैश मोहम्मद हो, चाहे अल बदर हो और हिजबुल मुजाहिदीन हो। जब इन बुखलाहट का लेवल बढ़ जाता है, इनको चारों तरफ से मार पड़ती है, तब ये सिविलियन निशानों को उठाना शुरू करते हैं, जो कि नहायत ही शर्मनाक है। बेगुनाह लोग जिनका कोई गुनाह नहीं है, जो पब्लिक की सेवा में लगे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं जी। ये शर्मनाक वाक़ा है। और इस शर्मनाक वाक़े की तफ्तीश यहाँ तक सिलसिला है, तो अभी तक तो पहचान चुके हैं कौन लोग इस वाक़े में शामिल है। और जल्द ही इस वाक़े में सरपंच साहब और उनकी बीवी को, जिनको इन्होंने हत्या की, उनको इंसाफ दिया जाएगा जी। और इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलबाग सिंह जी, इसके पीछे किसका आशंका है? किस ग्रुप का आपको लगता है कि इसके पीछे हाथ है? लश्कर तौबा का इसके पीछे हाथ है, जो अपने आप को अलग अलग नामों से, जहाँ पर टीआरएफ एक डमी फ्रंट बना हुआ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो टीआरएफ अपने आप को कहते हैं, उसमें असल में हर तरह का दहशतगर्द शामिल है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे लश्कर तौबा का हो, चाहे जैश मोहम्मद का हो। क्योंकि ये सारे के सारे मिलिटेंट आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट जो पाकिस्तान की सरजमीन से बन के चलाए जा रहे हैं, वो अपने आप की पहचान को छुपाने के लिए टीआरएफ का कवर लेते हैं कि ये टीआरएफ ने हत्या की। टीआरएफ नाम का कोई दहशतगर्दी का अदरवाइज कोई आउटफिट नहीं है जी। तो हमने पहचान लिया है कौन लोग इसमें शामिल हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उन तक पहुंचा जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो पुलिस वहां पे पीएसओ था उनका, वो पीएसओ उस समय नदारत था जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या उसका भी कोई रोल है इसमें, इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए, पीएसओ पहले भी ऐसा हुआ जब हमारे बाकी एक राकेश पंडा जी तराल में मारे गए। उस वक्त पीएसओ उनके देने के बावजूद भी पीएसओ उस वक्त नहीं थे, क्योंकि वो बिना पीएसओ के उस वक्त वहां किसी इलाके में चले गए। पर ये हुआ कि मियां बीवी दोनों मारे गए। हमें इस बात की अभी इल्म नहीं है कि पीएसओ वहां से गायब क्यों था, मगर ये बात सही है कि पीएसओ गायब था। पीएसओ के गायब होने के साथ उसको बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है नौकरी से जी। और उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसको केस में गिरफ्तार कर लिया गया है इसी केस में, और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। हम लोग किसी भी तरह की छूट, अगर कोई पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी फोर्स वाला जिसकी जिम्मेवारी है जी। उसके साथ चलने की, अगर उसमें किसी भी तरह की चूक वो करता है, उसको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दिलबाग सिंह जी, एक सवाल था कि जो 1000 पंच सरपंच हैं, जब से चुनाव हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अभी भी श्रीनगर में सुरक्षित होटलों में हैं, और जो थोड़े बाहर निकलते हैं उनको पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो क्या कहीं ना कहीं हमें खुद को भी देखना पड़ेगा कि जिस स्थिति को हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की, अब सामान्य बनाने की, वो शायद अभी सामान्य होने से काफ़ी दूर है? देखिए, जब पाकिस्तान की दहशतगर्दी की मशीन अभी चल है, अभी मैं आज रजौरी से लौटा हूं जहां पर 2 आतंकियों को मार गया था 2 दिन पहले। वहां पर अपनी टीम को मिलके आ रहा हूं।
बार बार इन्फिल्ट्रेशन के वाक़ात करने की कोशिश कर रही है, जिसको नकारा किया जा रहा है। वैली के अंदर अभी काफी तादाद में मिलिटेंट हैं जिनके पीछे ऑपरेशन चल रहे हैं। आप ये कह दें कि भाई एकदम सारा कुछ ठीक है तो वो बात दुरुस्त नहीं है, ऐसा कोई क्लेम करने वाला नहीं है। मगर सिचुएशन में बेहतरी हुई है, ये हर किसी को दिखाई दे रहा है, हम भी इस बात को समझते हैं। ये बेहतर हो रही सिचुएशन किसी को रास नहीं आ रही है, इसलिए इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब होने लगा, पहले भी ऐसे वाक़ात होते, मगर हर तरह के वाक़ात जो है टेररिस्ट से रिलेटेड और पहले से बहुत बड़ी तादाद में कम। हम लोग इनको और कम करें, इसके लिए दिन-रात लगे हुए और ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट जो इसमें कार्रवाई करते सफाया हो उस काम के ऊपर लगे हुए हैं जी। ये सब कुछ करते हुए, ये सब काम करते, ऐसा नहीं कि हर टारगेट को आप बंद करके पिंजरे के अंदर डाल के रख दे। लोगों को अपना काम करना, बिल्कुल काम बाहर निकलना है। जब वो बाहर निकलेंगे तो अब पुलिस वाला निशाना बनता है, सिक्योरिटी फोर्स वाला निशाना बनता है ड्यूटी करते हुए, तो सिविल को भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो नुकसान हैं वो होते निशाना बनाया जाता है। सही बात है। पर जाता है और सिक्योरिटी फोर्स को या पुलिस को टारगेट जाता है। अब लोग सब मिलके इस जंग को लड़ रहे हैं। सिविल हैं, TRI के लोग, आवाम शामिल, हम शामिल है। सर मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपसे। कुछ पंचों सरपंचों की ये भी शिकायत आई है कि पुलिस जो बाहर निकलते हैं, जो अगर होटल से बाहर निकले तो उन्होंने कई बार चिट्ठियां भी लिखी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कराई गई। उसको लेकर क्या कहना है सर आपका? ऐसा कोई केस जो जिनकी सुरक्षा की जरूरत है, जहां सुरक्षा की कमेटी काम करती है ड्यूटी के पूरे लेवल पे, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, जिसके सीनियर मेंबर और भी हैं, वो टाइम टू टाइम हर किसी की सिक्योरिटी का रिव्यू लेते हैं। ऐसे केसेस का रिव्यू होता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, ये बराबर चलने वाला सिलसिला है। जो ऐसा नहीं कि आज आपने कर दिया तो आज इस ऑफिस भी काम आप पूरा करके बैठ जाएंगे। ये रोजमर्रा किसी को नई थ्रेट इमर्ज होती है, उसका ख्याल किया जाता है। किसी को थ्रेट होती है, कभी मालूम नहीं होता उसको थ्रेट है, मगर उसको वाकई में थ्रेट होती है, ऐसे लोग नशादे पे आ जाते हैं। ये चीजें हालात के मद्देनजर चलती हैं, इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। मगर ये भी कह दें कि ऐसा होगा नहीं, ये ऐसा क्लेम करना भी गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी क्या कार्यवाही चल रही है और किस तरीके के इंतजाम आप आगे करेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं अपने तीनों मेहमान जो हैं, जो हमारे साथ पंच जुड़े थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जुड़े रहे। मैं एक बार और उनकी बात सुनना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी हमने रखी है कंधों पर उनके, कि वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ले जाएं, फिलहाल उनके लिए कितना मुश्किल है वहां पर। आगे और भी बहुत सारी खबरें आपके साथ हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय। और इस ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको लोकतंत्र में आज उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के बीच उन्हें आतंकवादियों से हमला, हत्या और इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह को, और उससे अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ तीन हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी जल्दी हम एक बार पूछते हैं और समझते हैं आप उनसे कि कितना जो जिस तरीके के दावे सरकार करती है, क्या वो जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं या नहीं। ज्ञान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बड़गाम से हैं आप, सरपंच हैं, कुलगाम से आप सरपंच हैं, कि सरकार कहती है कि हमारा जो काम है, लोकतंत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, सुरक्षा का जो कश्मीर है नए कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, लगातार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि सरपंच होटल से बाहर तक नहीं निकल पा रहे, अपने इलाकों तक जा भी नहीं पा रहे? सर, पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया बात करने के लिए। सर, मैं कुलगाम से सरपंच हूं। मैंने दिसंबर में अपना इलेक्शन जीता है, फिर मैं 3-4 बार आया यहाँ पर। आज मेरे को 20 दिन हो गए। उसी मतलब 6 महीने पहले मैंने सिक्योरिटी के लिए दिया था, मतलब एप्लीकेशन। अभी तक मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई। मुझे श्रीनगर से कुलगाम जाना पड़ता है, कुलगाम से कातरुसू जो गांव मेरा पड़ता है वहां जाना पड़ता है मेरे को विदाउट सिक्योरिटी, और बड़ी मुश्किल से हम वहां पहुंच जाते हैं। 2-4 बार मैं गया, लेकिन खतरे में ही था, गारंटी कोई नहीं थी।
मैंने 3-4 बार अभी भी दोबारा अप्लाई किया सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी नहीं फर्म हो रही है मेरे को। अब रही बात की अकोमोडेशन की, 1 महीने से मैं अकोमोडेशन के पीछे भी पड़ा हूँ, अकोमोडेशन मेरे को भी प्रोवाइड नहीं हुई पूरी। सर हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं कि मतलब जितना भी जो भी हो रहा है इस टाइम, सबको गवर्नमेंट को भी पता है कि मतलब हालात कैसे, इन सरपंच को ग्राउंड लेवल पर काम करना है, वो कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे। जितना भी काम हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि मतलब जितना भी हो सके कि हम अच्छी लेवल पर अपने मतलब जहां पर भी हम चुने गए हैं अपना काम अच्छी तरीके से करें। जी दूसरी बात ये रही, अब 15 अगस्त है, हमारा आर्डर निकाला गया है कि अपने अपने हलकों में आपने झंडा फैलाना है, लहराना है। तो हम सर कैसे जाए, कौन सिक्योरिटी देगा, कैसे जाए हम मतलब अपनी जगह पर अपना झंडा लहराए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इतना डर है क्योंकि सुरक्षा अभी तक मिली नहीं है। डीजीपी साहब से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे प्रोसेस हमारी पूरी जारी है। बबीता जी, जैसे आप कह रही थी कि 2000 सरपंचों पंचों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि स्थिति बदली है जमीन पर? अगर आप लोग अभी तक अपने अपने गांव में जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो स्थिति बदलेगी कैसे? स्थिति तो काफी खराब है, जहां तक अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो स्थिति ठीक नहीं है। रही हमारे डीजीपी साहब की बात, उन्होंने अभी बात कही कि हम सिक्योरिटी का अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, मगर डीजी साहब से ये पूछा जाए एक बार कि जो ये पीएसओ मुअत्तल किए गए इन्होंने, वो किस बेस पे इन्होंने मुअत्तल किए? देखो अभी तक जिनको पीएसओ मिले हैं उन पीएसओ की एकोमोडेशन नहीं है, और वो पीएसओ बेचारे दिन भर रहते हैं, कभी पीपी बाहर जाएगा नहीं, उन्हीं को बाहर सामान लेने जाना पड़ता है, उन्हीं को बाहर किसी काम से भेजना पड़ता है क्योंकि पीपी को अलाउड नहीं है जी। अच्छा, इनको मतलब एकोमोडेशन अभी तक भी नहीं है पीपी को। पीपी एक जगह रहता है, पीएसओ दूसरी जगह रहता है। शायद डीजीपी साहब तक ये बात अभी तक पहुंची नहीं होगी। ठीक है। और हम लोग भाड़े की गाड़ी लेते हैं, भाड़े की सिविल गाड़ी, उसमें हम पीपी को घुमाते हैं। उसमें हमने जाना होता है गांव में ग्राउंड लेवल पे काम देखने के लिए, और जहां जब इनका मन करेगा वहीं पे हमें ऑर्डर किया जाएगा कि आप चलो वापस यहाँ पे इनपुट है, हम वहीं से वापस, हम क्या हम बेबस हैं। ये बेबसी तो बस मेरी एक एलजी से जी, आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करी एलजी साहब से, केंद्र सरकार से? मोदी जी ने क्योंकि एक बार कई सारे सरपंचों को बुलाया भी था मिलने के लिए। बहुत बार, मगर हमें मिलने नहीं दिया जाता है। जो मिलने जाएंगे उनको अच्छी बात बताने नहीं दी जाती है। देखिए, इसलिए हमारी एलजी साहब से एक गुजारिश है, अगर तो हमारी जितने भी हम पंच सरपंच हैं, हमारी डिमांड अगर पूरी की जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें पार्टी लेवल से लेफ्ट किया जाए और हमें ग्राउंड लेवल पे छोड़ दो, हम जैसे जाने वैसे काम करें। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जरूरी था कि आपकी आवाज करोड़ों हिंदुस्तानियों तक पहुंचे, क्योंकि जब कोशिश है एक नए कश्मीर बनाने की तो उसकी जो स्थिति है, जो बिल्कुल सही स्थिति है, वो लोगों तक पहुंचनी जरूर चाहिए। सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो पंच है, सरपंच है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर सरकार उनके पीछे पूरी मुस्तैदी से खड़ी नहीं होगी तो ये जिम्मेदारी ना तो वो ठीक से निभा पाएंगे, और आगे भी ये जो मुश्किलें हैं ये और बढ़ती ही जाएंगी। पाकिस्तान अपनी करतूतों पे जारी रखेगा, उनका काम ही यही है। वो नहीं देख सकते हिंदुस्तान को खुशहाल, लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों के साथ कितनी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक दूसरी बड़ी खबर की तरफ अब रुख कर रहा हूं, और वो खबर है श्रीनगर साहब को दिल्ली वापस ले आता हूं, दिल्ली की, जहां पर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगे। और अगर आप सोचेंगे कि दिल्ली के किसी कोने में कहीं पर खड़े होकर किसी ने कुछ कह दिया होगा, ये दिल्ली के किसी कोने में नहीं कहा गया। संसद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर में कुछ लोग इकट्ठे हुए, और वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने इतने भद्दे नारे लगाए कि उनको शायद टीवी पर दिखाना बिल्कुल ना तो मुनासिब है और ना ही ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके जो नफरत है उसको हम किसी तरीके से आगे बढ़ाएं। इस नारेबाजी की जो नफरत है वो क्या दिल्ली दंगों जैसी किसी साजिश की कोई तैयारी थी क्या? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली दंगों से पहले भी इस तरह का एक माहौल बनाया गया। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बार बार दिल्ली को, देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिनको संरक्षण मिलता है और वो इतनी हिम्मत उनकी होती है कि वो खुलेआम आकर इस तरीके के नारे लगा दें, और उनको शायद इस बात का डर नहीं होता? लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस में त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है,
पर ऐसे लोगों का एक एग्जाम्पल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का भाईचारा, देश का सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इस वीडियो में जो नारे लगे वो हम आपको जानबूझकर नहीं सुना रहे, पर बताना जरूरी है, इसलिए बता दें कि एक खास धर्म के विरोध में लगाए गए नारे हैं, जिससे समाज में नफरत बढ़ती है। ये नारे दिल्ली में लगे, दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर के पास। संसद यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। इस नारेबाजी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम अश्विनी उपाध्याय का है, जो बीजेपी नेता हैं और पेशे से वकील भी हैं। अश्विनी उपाध्याय के अलावा दीपक सिंह हिंदू, जो खुद को हिंदू फोर्स का अध्यक्ष बताता है, विनोद शर्मा, जो सुदर्शन वाहिनी से जुड़ा है, प्रीत सिंह, जो सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है। इसके साथ ही विनीत वाजपेयी और दीपक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को नारे लगा रहे हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की तलाश है। हमने फोन के जरिए जब उससे भड़काऊ नारे के बारे में पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। भाई साहब, ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन FIR दर्ज की है, इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल थे? हाँ हम थे। तो वो जो एक वीडियो वायरल हुआ है, अमानतुल्लाह खान ने जो एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो मुसलमान समुदाय के लिए बोला जा रहा है, नहीं, ये किसने बोला? अरे भाई, मुसलमान काढ़े जाएं, काढ़े मतलब ये भाषा इधर की है, मुसलमान काढ़े जाएंगे, काढ़े जाएंगे, है ना, समझ रहे हो आप? काटे नहीं कहा है, ये काढ़े कहा है भाई। काढ़े क्या होता है? मतलब निकाले जाएंगे। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के कानून को हटाने की मांग की जा रही थी। अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि इस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था और ये नारे तब लगे जब वो वहां से जा चुके थे। जो आपके साथ वहाँ पे मौजूद थे, उनका भी कहना है कि आप थे वहाँ पे और चीजें हाथ से निकलने लगी, तब वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ। हमारे सामने ऐसी कोई स्पीच नहीं हुई, न मैंने सुना न मैंने देखा। और अगर मुझे नहीं पता कि मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि हम 12 बजे चले गए थे और ये जब वीडियो आया है तब वहाँ पूरा सब कुछ खाली था, कोई था ही नहीं। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, भरी रैली में जंतर मंतर पे एक व्यक्ति फांसी लगा लेता है, क्या केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार हैं? अगर जंतर मंतर पे कार्यक्रम होता है, कोई कुछ कह देता है, उसको पकड़िए, जिसने दोषी किया। हमारी क्या गलती है? विपक्ष इस मामले में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आपके ही लोग जाके इस तरह के नारे लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। आपने दिल्ली को समझ क्या रखा है? ये देश की राजधानी है। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के शहरी, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है इन घटनाओं का? आपने कभी सोचा? इस मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत दूसरे आरोपियों पर जो धारा लगाई गई है उसके बारे में जान लीजिए। आईपीसी की धारा 153 दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का मामला। आईपीसी की धारा 188 सरकारी कर्मचारियों के आदेश का उल्लंघन का मामला और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली गई, वो वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक वीडियो इस तरह का सामने आया है, मुझे भेजा गया है, तो उस वीडियो का हम एग्जामिन उसको करवा रहे हैं और इस विषय में हमने एक FIR दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस संवेदनशील मामले में जहां एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों और उनके समर्थक दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं या उनके समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा किया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़क को जाम कर दिया गया है। ये वो सड़क है जो कनॉट प्लेस थाने के बाहर की है और उसको इस वक्त
इन लोगों ने जाम कर दिया है। हालांकि सुबह से यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लेकिन अचानक से ये भीड़ जो है वो थाने के अंदर घुसी और उन्होंने हंगामा किया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग हंगामा कर रहे हैं और जो सड़क पे जाम कर दिया। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो उग रहे हैं इस वक्त और वो नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते बात करते हैं, क्या कहना है आप लोगों का, क्या कहना है आप लोगों का? ये सब गलत हो रहा है। जो मुजरिम है उनको पकड़ते नहीं है, जो मुजरिम नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है। किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरती नारे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ये सब उस जगह हुआ जहां भारत छोड़ो की सालगिरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बांटने वाली सोच अभी गई नहीं है। ऐसी सोच लोगों और लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छी नहीं। मोहित ओम, अनुज मिश्रा के साथ प्रियंक त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। सुना आपने वो जो फोनों पे हमने बात करी और कितने आराम से अभी भी कह रहे हैं कि काढ़े जाएंगे। कौन होता है वो आदमी? वैसे तो वो ऐसे बात कह नहीं रहा था, कुछ और ही बात कह रहा था, लेकिन कौन होता है वो आदमी किसी को भी, किसी भी इस देश के नागरिक को इस देश से बाहर निकालने का नारा देने वाला? और इतनी हिम्मत कि अभी भी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोल रहे थे, हम तो सिर्फ बाहर निकालने की बात कर रहे थे। अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुज, पिंकी कहां है? क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो इसका पूरा सूत्रधार है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। भागा फिर रहा है, फोन पर बात कर रहा है, वीडियो मैसेजेस दे रहा है, लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना कि उनकी हड़क अभी बिल्कुल निकली नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश कर रही है। हालांकि इससे जिस तरीके से ये फोन पर बात कर रहा है, अपने वीडियो चैट्स भी लोगों को शेयर कर रहा है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि इस मामले में जितने लोग भी हैं उसमें से काफी हद तक लोगों की पहचान कर ली गई है। जिस तरीके से अश्वनी उपाध्याय और बाकी 6 लोगों को इस बाबत जो है गिरफ्तार किया गया है, ऐसे ही बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, 8 तारीख को ये मामला हुआ, पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 तारीख को पूरे मामले में FIR दर्ज किया और उसके बाद से आरोपियों की पहचान शुरू की गई। क्योंकि जो वीडियो क्लिप्स था उसमें कई चेहरे जो हैं वो पुलिस के सामने थे, उन चेहरों के बाद उनकी पहचान की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी शुरू की गई। हालांकि अगर अश्वनी उपाध्याय की बात की जाए तो अश्वनी उपाध्याय का साफ तौर पे यही कहना था कि वो जब फंक्शन में पहुंचे थे और जब फंक्शन से निकल गए थे, इस दौरान किसी तरीके का नारा नहीं लगा था, उनके बाद ही इस तरीके का नारा लगा था। अश्वनी उपाध्याय अपने बचाव में तो कुछ बातें कहेंगे, लेकिन अश्वनी उपाध्याय उन लोगों में से हैं जब किसानों के आंदोलन में किसी ने कुछ नारे लगाए तो उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा आंदोलन ही उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर जिम्मेदारी वहां बनती है, DDMA एक्ट लगा हुआ है, कोरोना में आप इस समय इकट्ठे नहीं हो सकते, पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी थी, तो अश्वनी उपाध्याय जी इस पूरी जिम्मेदारी से बच तो नहीं सकते। और बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करी जाए कि कम से कम ये एक एग्जाम्पल जरूर बने। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय मेरे पास आ रही है कर्नाटका से, बड़ी खबर है जो आप सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर इस समय देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कर्नाटका के कई विधायकों ने लोकायुक्त को अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। राज्य कानून के मुताबिक 31 जून तक सभी विधायकों को अपनी सभी चल और अचल संपत्ति की जानकारी लोकायुक्त को देनी थी, लेकिन 224 में से 147 विधायकों ने अपनी संपत्ति की जानकारी अभी तक लोकायुक्त को दी नहीं है। ये बड़ी खबर है और ये देखिए कि लोकायुक्त मांग रहे हैं, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ये जो विधायक हैं इनके ऊपर संशय जरूर जाता है कि क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों देरी ऐसी हो रही है। और ज़रूरी है कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, उनकी कम से कम जो गाड़ी कमाई है कितनी भी हो, हमें उसका हिसाब भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर ये पैसा पूरा कमाया गया है। क्योंकि अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले ऐसे कई लोग हैं जो जनता सोच भी नहीं सकती इतना पैसा पता नहीं कहाँ से कमा लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और बड़ी खबर है कि लोकायुक्त के मांगने के बावजूद भी कई विधायक ऐसे हैं जो अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में असमर्थ हैं या कहें कि जानबूझ के देना नहीं चाहते हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है इस समय टाइम्स ऑन भारत पर।
कि जहां पर कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोकायुक्त की चेतावनी के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। दीपक बोपन्ना मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कारण बता रहे हैं ये सब विधायक कि इनके पास संपत्ति का ब्यौरा देने का टाइम ही नहीं है? अभी जून 30 का डेडलाइन था। हर साल जो डेडलाइन होता है उनको अपनी संपत्ति का जो पट्टी देना पड़ता है लोकायुक्ता को, इस बार 147 और 224 MLAs में 147 ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। और MLCs में भी 75 MLCs है कर्नाटका में, उसमें 60 MLCs ने सबमिट नहीं किया है। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ इंटेंशन नहीं था वो सबमिट नहीं करने का, लेकिन भूल गए। तब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोविड के कारण नहीं सबमिट किया। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये जो एसेट डिक्लेरेशन या इनकम डिक्लेरेशन करते हैं, इससे असेसमेंट होता है कि हर साल उनकी संपत्ति कितना ग्रो हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये क्या छुपाना चाहते हैं, ये प्रश्न उठता है जब हम देखते हैं कि 70% से ज्यादा विधायक कर्नाटका से ये संपत्ति का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं लोकायुक्त। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए। सही कह रहे हैं आप, छुपाना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर ये हर साल मिलेगा ब्यौरा तो भी समझ में आ पाएगा कि किसका कितना जो संपत्ति है, पैसा है, वो कितना बढ़ रहा है। और तभी ये सवाल उठ पाएगा कि बढ़ कैसे रहा है, इस पर सवाल भी और उठेंगे। तो 70% से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कर्नाटका में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया ही नहीं है। अब आप देख लीजिए और खुद समझ लीजिए नेताजी का हाल क्या है। चलिए, लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारी खबरें और भी थी हमारे पास, लेकिन आज इतना सारा था आपको बताने के लिए कि कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। और अभी के लिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें।